गुजरात में हो रहा है दूसरे चरण का मतदान। मध्य गुजरात और उत्तर गुजरात में 14 जिलों में 93 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। आइए आपको दिखाते हैं तस्वीरें। जी हाँ, तो अब तक किस किस वीवीआईपी ने अपना वोट कास्ट किया, आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे, उन्होंने अहमदाबाद के नारायणपुरा में अपने मत अधिकार का इस्तेमाल किया। इस बीच अहमदाबाद से, और 2 तस्वीरें अहमदाबाद से आपके सामने और गांधीनगर से यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाहे वो हीराबाग की बात करें, यहाँ पर तमाम जो वीवीआईपीज़ हैं उन्होंने अपने वोट को कास्ट किया। दूसरे दौर का दंगल जारी है और 9:30 का वक्त हो चुका है, यानी कि 1.5 घंटे का वक्त बीत चुका है और तमाम लोगों के वोट देने का सिलसिला लगातार जारी है। भीड़ भी नजर आ रही है पोलिंग बूथ पर और तमाम जो वीवीआईपीज़ अब तक अपना वोट कास्ट कर चुके हैं वो 3 तस्वीरें न्यूज़ नेशन आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। आप देख सकते हैं, अमित शाह की बात करें, आनंदीबेन की बात करें और हीराबाग की बात करें। मध्य गुजरात जाना जाता है अपने शहरी इलाकों के लिए भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत वोट बैंक रहा है, लेकिन उत्तर गुजरात में चुनौती बेहद कड़ी है। चाहे हार्दिक पटेल हो, जिग्नेश मेवानी हो या फिर अल्पेश ठाकुर हो, इनके आंदोलनों का असर उत्तर गुजरात में बड़े पैमाने पर नजर आया है। खासकर उत्तर गुजरात के जो ग्रामीण इलाके हैं और कुछ आदिवासी इलाके हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती मिल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल की। उनसे सवाल भी पूछा गया था कि इस बार आप खुद चुनाव मैदान में नहीं है। उन्होंने कहा जो चुनाव मैदान में मेरी जगह पर हैं उन्हें पहले के मुकाबले ज्यादा वोट मिलेंगे और हार्दिक पटेल के फैक्टर को साफ तौर पर उन्होंने नकारा था। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की बात करें, अमित शाह की बात करें, अहमदाबाद के नारायणपुरा विस्तार से उन्होंने वोट किया। यही वो विधानसभा सीट भी रही है जब गुजरात में वो थे, यहीं से विधानसभा का चुनाव भी वो लड़ते रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के भाई पंकज भाई मोदी से हमने बात की, आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है। हमारे साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े भाई है सोमभाई मोदी, वोट करके निकले। सर ये बताइए कि क्या लग रहा है कि बीजेपी का सपना साकार होगा 150 का? ये सपना नहीं है, वो हकीकत है और ये हकीकत बन के रहने वाली। सर आप महसाणा से आते हैं जहां सर आंदोलन का जन्म हुआ था, कुछ फर्क पड़ेगा? आज महसाणा में भी चुनाव मतदान है। मैंने कहा नहीं, गुजरात की जनता बहुत ही शानी है, समझदार है, उनका हित कहाँ है। गुजरात का प्रोग्रेस इस तरह से हुआ है, देश में जिस तरह से काम होता है, बीजेपी के इतने साल की शासन में गुजरात में किस तरह का काम चल रहा है, दंगे फिसाद बंद हो गए हैं, सभी लोगों की प्रगति हो रही है, सभी समाज के लोग मिलजुल कर रहते हैं, तो वही बात को गुजरात की जनता पसंद करती है और ये चुनाव उसी ढंग से होगा। आपको लगता है कि बीजेपी को फायदा होगा जिस तरह से पीएम पर, प्रधानमंत्री पर निजी हमले किए गए? निजी हमले करने वाले करते हैं, लोग समझते हैं, लोग किसी को ध्यान में लेते ही नहीं है। मुझे पता है आपका मुद्दा क्या होगा, लेकिन आपने भी किस मुद्दे पे वोट डाला? मैंने किस मुद्दे पर वोट डाला? गुजरात की प्रगति के बारे में। बिल्कुल, ये थे सोमभाई मोदी। उनका साफ कहना है कि बीजेपी का 150 का मिशन सपना नहीं हकीकत है। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूरव पटेल, न्यूज़ नेशन। तो सीधे रुक करते हैं अहमदाबाद का। पूरव पटेल वहां से हमारे साथ है। पूरव पटेल, अगर हम बात करें विकास की जो झांकी हमने हाल ही में देखी है, सी प्लेन के जरिए विकास के नारे को बुलंद करना और परिवर्तन के नाम पर यहाँ पर, आपको क्या लगता है अहमदाबाद के जो अर्बन वोटर्स हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं और परिवर्तन और विकास के बीच में कहाँ खुद को पाते हैं? बिल्कुल, देखिए सारे नेताओं के साथ साथ वोटर भी बहुत कॉन्फिडेंट है। उनका साफ कहना है, हमने वोटरों से भी बात की, उनका साफ कहना है कि विकास, भ्रष्टाचार, इन सब से भ्रष्टाचार मुक्त हमें कैंडिडेट चाहिए, गुजरात चाहिए, विकास आधारित हम वोट करने जाएंगे। तो नेताओं के साथ साथ भी जो वोट करके बाहर निकल रहे हैं उनका भी साफ कहना है कि उनका भी यही एजेंडा है कि विकास उनकी मेन मुद्दा रहेगा उनका वोट डालने का। जिस तरह से है, देखिए कह नहीं सकते क्योंकि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने भी बड़ा ही ज़बरदस्त प्रचार किया है और जनता का समर्थन भी उनके साथ मिलता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि जिस तरह से राहुल गांधी के शोज़ हमने देखे, भीड़ थी, लोगों के बीच में बातचीत की, कनेक्टिविटी बढ़ा रहे थे, लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे, गुजराती फ्लेवर लाने की कोशिश कर रहे थे अपने प्रचार में, तो कहीं ना कहीं वो भी कुछ कारगर साबित होता हुआ नज़र आ रहा है। मंदिर भी गए, लेकिन आखिरी फैसला जनता को करना है कि जनता किसको गुजरात की गद्दी पर काबिज करती है। हमारे साथ जुड़े हुए पूरब, उनके पास जाने से पहले मैं आपसे समझना चाहूंगा मणिनगर की सीट का गणित। प्रधानमंत्री मोदी जब गुजरात में थे, इसी विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ते रहे थे, लेकिन मणिनगर सीट पर एक ऐसा चेहरा है जो पूरे गुजरात का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है। 34 साल की श्वेता ब्रह्मभट्ट, IIM बेंगलोर से पढ़ी हुई, जिन्हें कांग्रेस पार्टी ने मणिनगर सीट से उतारा है, जरा उनके बारे में भी बताइए।
बिल्कुल, देखिए बेहद पढ़ी लिखी और पूरे गुजरात चुनाव की बात की जाए तो सबसे युवा उम्मीदवार है वो। हमने बातचीत भी की थी श्वेता से, उनको साफ कहा गया था कि ठीक है, आप जैसे नेताओं की ज़रूरत है देश को, लेकिन जिस सीट से आप चुनाव लड़ रही है उस सीट का चुनाव करने में कुछ गड़बड़ी नहीं हो गई, क्योंकि मणिनगर वो सीट है जहां पर बीजेपी का एक सामान्य कार्यकर्ता होता है, वो भी अगर चुनाव लड़ रहे तो वो जीत जाता है। क्योंकि पिछली बार की हम बात की तो करीब 53,000 से ज़्यादा वोटों से यहाँ के जो मौजूदा विधायक थे सुरेश भाई पटेल, वो अभी भी चुनाव लड़ रहे हैं मणिनगर से ही। 55,000 या 50,000 से ज़्यादा मार्जिन से वो जीते थे। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। ठीक है, चेहरा है, आकर्षण बना हुआ है, पढ़ी लिखी है, IIM में उन्होंने अपनी स्टडी की है, लेकिन जो सीट थी वो चुनने में मुझे लग रहा है कि कुछ उन्होंने जल्दबाजी कर ली, क्योंकि जिस तरह की वो उनकी पढ़ाई है, जिस तरह के उनका बैकग्राउंड है, बहुत ही अर्बन बैकग्राउंड है श्वेता ब्रह्मभट्ट का, लेकिन जिस सीट से वो खड़ी रही है मणिनगर, वो बरसों से बिल्कुल। पूर्व पटेल, हम फिर से लौटेंगे आपके पास तमाम और अपडेट्स के लिए। इस बीच आपको 3 तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। 3 तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं अलग अलग जगहों की, जहां पर जो वोटर्स हैं उनमें उत्साह जो है खासा नजर आता है, वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और सुबह की शुरुआत के साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की थी, साथ ही साथ राहुल गांधी ने नर्व सृजन की के जरिए जो ट्वीट किया था, अपने मत अधिकार का इस्तेमाल करें। अब देखना ये काफी दिलचस्प होगा कि जो 67% पोलिंग टर्नआउट हमने फर्स्ट फेज पोलिंग में देखा था, वो बढ़कर यहाँ पर कहां तक पहुंचता है। 1.5 घंटे से ऊपर का वक्त बीत चुका है और 3 तस्वीरें शानदार आपके सामने। वोटर्स घरों से बाहर निकल रहे हैं और अपने मत अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं लोकतंत्र के इस खास पर्व में। अहमदाबाद, गांधीनगर, मेहसाणा की ये तस्वीरें हैं। अहमदाबाद को देखें, 21 विधानसभा सीटें, सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें अहमदाबाद में हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार यहां पर 17 सीटों पर जीत हासिल की थी। और उसके साथ बात करें गुजरात की राजधानी गांधीनगर की, जहां से अब से कुछ देर पहले हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी हीराबाग की, और साथ ही मेहसाणा, जहां से प्रधानमंत्री ने अपना लोकसभा का चुनाव लड़ा था। इन तीनों जगहों पर किस तरह से हो रही है वोटिंग, ये तस्वीरें आपके सामने। बात करेंगे वडोदरा की, जो कि काफी बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता है। वहां पर पोलिंग बूथ के बाहर जो मतदाता मौजूद हैं, उनसे खास बातचीत की न्यूज नेशन संवाददाता विकास श्रीवास्तव ने। सुनते हैं जरा। गुजरात में दूसरे दौर के मतदान शुरू हो चुके हैं और हर बार की तरह इस बार भी मतदाताओं में एक जोश नजर आ रहा है। मैं इस समय वडोदरा के एक पोलिंग बूथ पर हूं, जहां पर मतदान केंद्र खुलते ही सवेरे सवेरे ये लोग जो हैं वोट देने चले आए हैं। इनके जोश के बारे में इनसे समझते हैं। काका, मैं देख रहा हूं कि आप अपना आई कार्ड लेके सबसे पहले यहां पहुंचे हैं। किन मुद्दों पे वोट देने जा रहे हैं आपकी बार? वो गुजरात में जो विकास का मुद्दा है वही सही है। काफ़ी 20 सालों में आप देखिए, बिजली, पानी, रोड, जितना विकास हुआ है शायद मुझे नहीं लगता कि देश के किसी और राज्य में इतना हुआ होगा। तो उसी मुद्दे पर हम वोट करेंगे। ये उत्साह महिलाओं में भी है। महिलाओं के मुद्दे अपने अलग होते हैं, इनसे समझते हैं। आप सवेरे सवेरे चले आई हैं यहाँ पर। सबसे मैं देखा कि पोलिंग बूथ खुलने के पहले भी आप लोगों में से कुछ लोग यहाँ पर थे। महिलाओं के क्या मुद्दे हैं? महिलाएं किस मुद्दे पे वोट कर रही हैं? वही वो स्त्रियों के लिए जो कर रहे हैं वो सरकार कर रही है, गुजरात सरकार कर रही है, केंद्र सरकार कर रही है। इसकी वजह से हमें बहुत उत्साह है कि यही चलता रहे। और ये वो जत्था है मतदाताओं का जो कि मतदान केंद्र खुलने के साथ ही सबसे पहले यहाँ पर पहुँचे थे। जाहिर सी बात है, अगर सत्ता परिवर्तन करनी है या जिसको भी चुन के सत्ता में पहुँचाना है, घरों से बाहर निकलना पड़ेगा और एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपना वोट देना पड़ेगा। और वही जिम्मेदारी यहाँ पर वडोदरा की जनता जो है वो निभाते हुए दिख रही है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ विकास श्रीवास्तव, न्यूज़ नेशन, वडोदरा। एनके सिंह साहब, जब कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत देर हो गई संकल्प पत्र जारी करते करते, लेकिन अरुण जेटली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में देर नहीं लगाई थी। उन्होंने कहा जो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा पत्र दिया है, ना संवैधानिक रूप से संभव है, आरक्षण नहीं मिलेगा, और ना फाइनेंशियली संभव है। जिस कर्ज माफी की लोग बात कर रहे हैं, वो किसानों को कर्ज माफी भी नहीं मिलेगी। एक और बात मैं यहां पर जोड़ना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में जब कर्ज माफी हुई किसानों की, उसके बाद सब लोगों ने कहा कि इस ट्रेंड को बंद करना चाहिए, लेकिन ये कर्ज माफी ऐसा लॉलीपॉप बन गया जो राजनीतिक पार्टियां देने से पीछे नहीं हट रही। देखिए, हमारी तमाम जो पॉलिसीज इस समय बन रही हैं वो पब्लिक को लुभाने के लिए है। उसका कोई लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक वो है, असेसमेंट है, ये करके नहीं बनती। ऑल ऑफ ए सडन यूपी में चुनाव होता है और ये घोषणा की जाती है किसानों का हम माफ कर देंगे, और आप ताज्जुब करेंगे 36,000 करोड़ दे भी दिया जाता है। यूपी का बजट 4.25 लाख करोड़ का है। 10% ऑल ऑफ ए सडन आप दे देते हैं किसानों को। तो ये समझ सकते हैं आरक्षण का भी यही है। हर आदमी जानता है कि कॉन्स्टिट्यूशनली MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर के फैसले के बाद से और
जो तमाम उसके बाद 9 मेंबर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने भी उसी को बहाल रखा। उसके बाद से आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तमिलनाडु एक एक्सेप्शन था क्योंकि उसके सोशल फैक्टर थे। इसके बावजूद ये सारे लोग कह रहे हैं, लेकिन यहां पे एक चीज आपको गौर करने वाली होगी, दरअसल ये आरक्षण की वजह से नहीं लड़ाई जो आप हार्दिक पटेल, जिग्नेश, अल्पेश को देख रहे हैं, ये इस वजह से नहीं है। ये रिच पुअर डिवाइड जो हुआ है वहां पे रूरल गुजरात में, उसकी वजह से ये नाराजगी है। बिल्कुल। इनके सिंह सर, हम लौटेंगे आपके पास। इस बीच अमित शाह क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवाते हैं आपको। करने के लिए बड़ी संख्या में मतदान करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अमित शाह अहमदाबाद के नारायणपुरा से वोट करते हैं, यहीं से वो विधानसभा चुनाव भी लड़ते थे। इनके सिंह साहब, मैं इस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। हार्दिक पटेल कहते हैं कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है सुप्रीम कोर्ट का जो कहता हो कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता है। ये एक जगह पर एक केस में बात आई थी, लेकिन ये फिर भी संभव है। नहीं, मैं वर्बेटिम बता देता हूं। जो सेंटेंस है MR बालाजी वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, जिसको कि वैसे ही बहाल रखा गया, अंडर नो सर्कमस्टांसेस शैल एनी गवर्नमेंट इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट्स गिव रिजर्वेशन बियॉन्ड 50%. हाउ मच लेस देन 50% is to be decided by respective state governments. ये उसका शब्द है। 50 से किसी भी कीमत पे आप ज्यादा नहीं ले जाएंगे। राज्य सरकारें ये फैसला कर सकती है। तो फिर ये घोषणा पत्र में कैसे डाला गया? नहीं, घोषणा पत्र में ये डाले, वो कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करेंगे। ये उनका कहना है, हम कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करेंगे और ये हम शेड्यूल में रखेंगे। शेड्यूल में रख के हम ये बाधित कर देंगे जो तमिलनाडु के केस में हुआ है। ये पॉसिबल आमतौर पर नहीं होता है, लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, इसके लिए ये लड़ाई उसकी है नहीं रिजर्वेशन की। देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक चीज होती है जिसमें मानव विकास देखते हैं। गुजरात 5वें नंबर पे है, जीडीपी, स्टेट जीडीपी कहते हैं, जीएसडीपी, उसमें 5वें नंबर पे है। लेकिन वहीं अगर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे देखेंगे तो 11वें नंबर पे है। मतलब कि हाल के दौर में 5 सालों में डिलीवरी जो होनी थी हाई जीडीपी की, वो नहीं हुई। और ध्यान रखिएगा कि ये मोदी इस देश के अकेले लीडर है जिन्होंने नया मॉडल शुरू किया था कि अगर हाई जीडीपी हो तो आप उसको डायरेक्ट डिलीवरी में जाइए और उसको कैश में ट्रांसफर कीजिए, जो आज देश में वो कर रहे हैं। तो उन्होंने जब थे वो किया, लेकिन पिछले 5 साल से ये डायरेक्ट डिलीवरी मोड वहां से खत्म हो गया है, जिसकी वजह से ये नाराजगी है। किसानों में नाराजगी है क्योंकि आपने जो छोटे किसान थे उनके लिए वो बहबूदी के काम नहीं किए, जो बड़े किसानों के आपने अभी तक जितने भी रिपोर्टर्स का दिखाया है, आप देखिए वो संभ्रांत वर्त है, उनका रिएक्शन है। जब कभी किसान में अंदर किसान के पास जाके दिखाएंगे तो उसकी फीलिंग जो होगी वो बिल्कुल अलग है। और यही पैराडॉक्स है आज हमारे कि हम रिजल्ट एसेस नहीं कर पा रहे हैं। तो गुजरात, वाकई में तो गुजरात के रन की हर अपडेट न्यूज नेशन पर जारी है और कांग्रेस ऑफिस चलते हैं। मोहित राज दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। मोहित, मंदिर जा जाकर जो मत्था टेका है राहुल गांधी ने, यही वजह है कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं राहुल गांधी, यहाँ पर जो बॉडी लैंग्वेज है, जो कॉन्फिडेंस है उनका नजर आता है। अलग से एक आसान जीत का दावा किया जा रहा है, लगातार बम्पर विन का दावा। देखिए, राहुल गांधी ने मेहनत गुजरात में बहुत करी है, चाहे मंदिर जाने की बात हो, चाहे किसानों से मुलाकात करने की बात हो। लेकिन शुरुआत हुई थी जीएसटी से, नोटबंदी से, किसानों के मुद्दे से, और ये अटक गया आखिरी में आके मणिशंकर अय्यर के मुद्दे पर। यानी मुद्दों की अगर बात कर लें तो आखिरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए या राहुल गांधी सफाई भी मणिशंकर अय्यर पे देते हुए चले गए। ये तो एक बात हो गई, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 35,37,000 वोटर युवा है जो 18 से 25 साल के बीच में है। वो बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस पूरे मतदान में निभाने वाला है। और 80 लाख वो वोटर्स हैं जो 26 से लेकर 40 साल के बीच में, वो अपनी भूमिका तो निभाएंगे क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अलावा कांग्रेस की सरकार भी देखी है। लेकिन 18 से 25 साल के वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की ही सरकारों को अब तक देखा है। तो ऐसे में युवा वोटर्स की भूमिका आज बहुत ज्यादा है। तो देखना यही है कि जनता जनार्दन किसके पक्ष में अपना मताधिकार का इस्तेमाल करता है, क्योंकि लोकतंत्र का पर्व यूं ही नहीं हमारे देश में बहुत अच्छे से मनाया जाता है, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हिंदुस्तान है। और गुजरात में लोग आज देखना होगा कि 40 साल की उम्र की आबादी की बात की तो 2 करोड़ 22 लाख में से करीब 1.25 करोड़ की आबादी युवाओं की है। तो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं दंगल 2017 में गुजरात के रण में किस तरह से ये सांप की लड़ाई है और दिग्गजों की किस्मत भी ईवीएम में बंद हो रही है। 93 सीटों पर दूसरे दौर का आखिरी चरण का ये जो मतदान है गुजरात में हो रहा है। और अब से कुछ ही देर पहले अरुण जेटली भी, वित्त मंत्री अरुण जेटली भी अहमदाबाद पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तस्वीरें सीधे अहमदाबाद से। और आपको बता दें कि
यहाँ पर आज कुछ ही देर में, अब से थोड़ी ही देर में बताया जा रहा है लगभग 11:15 बजे के करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। उनका भी जो पोलिंग स्टेशन है वो अहमदाबाद के अंदर ही है, वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले अमित शाह अपने परिवार के साथ अपना वोट डाल चुके हैं। आप देखिए वित्त मंत्री यहाँ पर बाकायदा कतार में लगकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर उनके लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से उनके लिए अलग व्यवस्था की गई है। एक अलग गेट बनाया गया है जिसके रास्ते वो जाएंगे अंदर और अपना वोट कास्ट करेंगे। इससे पहले अमित शाह ने अपना वोट डाला और साथ ही साथ आनंदीबेन पटेल, पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात की, उन्होंने भी अपना वोट डाला। चलिए तस्वीरें आप देख रहे हैं। पिनास लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व की सबसे खूबसूरत तस्वीर इसे कहा जा सकता है और सुबह से ही आज लोग पहुंचने लगे हैं। बिल्कुल, और अरुण जेटली ही वही चेहरा है जो जीएसटी का मुद्दा है बहुत बड़ी गले की फांस बना हुआ है। और जिस तरह से सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं कि गुजरात में तो व्यापार का बोलबाला होता है, अगर कोई नौकरी में भी होता है तो भी वो इसी जुगत में लगा रहता है कि भाई कारोबार कैसे किया जाए, कुछ अपना काम कैसे शुरू किया जाए। तो गुजरात जिसके रग रग में कारोबार बसा है, वहाँ पर जीएसटी जो है उसको लेकर जिस तरह का विरोध था और राहुल गांधी ने इसको मुद्दा बनाया। हालांकि अरुण जेटली ने बाद में जाकर जो है लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। हालांकि इस वक्त एक डेटा आ रहा है अक्षर, और 9 बजे तक 7% मतदान हुआ है। थराड में 6% वोटिंग हुई है। आपको बता दें कि ज़्यादा से ज़्यादा घरों से निकलने की दरखास्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए की थी। राहुल गांधी ने भी आज कहा कि नव सृजन की शुरुआत हो चुकी है और आप घर से बाहर निकलिए, एक बेहतर भविष्य के लिए आप वोट ज़रूर दें। हिम्मतनगर में 11% मतदान दर्ज हो चुका है सुबह 9 बजे तक। वहीं 9 बजे तक कुल मिलाकर देखा जाए तो 7% मतदान दर्ज किया जा चुका है। बिल्कुल, और हमारे साथ हमारे खास मेहमान इस वक्त चर्चा के लिए मौजूद हैं। हमारे साथ अभिलाष जी मौजूद हैं, हमारे साथ टी रामचंद्रन जी मौजूद हैं, उमेश जी मौजूद हैं, राहुल देव जी और एनके सिंह जी, तमाम वरिष्ठ पत्रकारों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है। क्योंकि एक बड़ा चुनाव है, एक राज्य का चुनाव नहीं है, 182 सीटों का चुनाव नहीं है ये, बल्कि 2019 के चुनाव की दशा दिशा तय करने वाला ये चुनाव है। और साख कई लोगों के दांव पर लगी है। और हमारे साथ हमारे रिपोर्टर्स भी ग्राउंड जीरो से क्या कुछ अपडेट है वो देने के लिए जुड़े हुए हैं। विकास इस वक्त वडोदरा से हैं, महसाणा से मेरे सहयोगी धीरेन्द्र जुड़े हुए हैं और दाहोद से हमारे साथ नीरज लगातार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले महसाणा चलते हैं धीरेन्द्र के पास। धीरेन्द्र, किस तरह का वोटर टर्नआउट वहाँ पर हो रहा है? कहा जाता है जब गुस्सा ज़्यादा होता है, क्योंकि एपिसेंटर था वो पाटीदार आंदोलन का, तो लोग बड़ी संख्या में बाहर भी निकलते हैं उस गुस्से को जाहिर करने के लिए मतदान के रूप में। देखो पिनास, यहाँ इस वक्त हम विश्वनगर आ गए हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि महसाणा के हर एक मूड को कैप्चर किया जा सके, दर्शकों तक उसकी हर एक चीज़ को पहुँचाया जा सके। ये तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ से हम पहुँच रहे हैं। आपको दिखेगा कि ये बाहर का माहौल है, ये बिल्कुल एकदम बूथ के बाहर इस तरह की भीड़ है। बूथ के अंदर सुबह से यहाँ अगर हम विश्वनगर की बात करते हैं, यहाँ से अभी चूँकि जो कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ से गुजर रहे हैं और आपको दिखेगा भीड़ लगातार पहुँच रही है। विश्वनगर ही वो जगह है जहाँ से शुरू हुआ था। ये महसाणा जिले का वो इलाका है जो कहा जाता है पाटीदारों की बहुत स्ट्रॉन्ग बेल्ट है और यहाँ से वो मूवमेंट शुरू हुआ था। यानी यहाँ वो पहली रैली हुई थी और बाद में उग्र होने वाले जो इस आंदोलन के उग्र होने की जो शुरुआत हुई थी वो भी यहीं से हुई थी। और यहाँ किस तरह का तापमान है ये वोटों से पता चलेगा। सब शांति है, सब लोग वोट डालें, लेकिन वोट का परसेंटेज और इंतजार रहेगा, सभी को इंतजार है 18 तारीख का जब नतीजे आएंगे और उस वक्त ये पता लगाया जा सकेगा कि क्या मूड रहे हैं। अभी सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी का विकास, जो कि हमारे साथ वडोदरा से जुड़े हुए हैं। विकास, वहां पर क्या कुछ अभी तस्वीर देखने को मिल रही है? विकास, अगर आपको आवाज़ आ रही है तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि वडोदरा का क्या कुछ मूड अब तक निकल कर सामने आया। 9 बजे तक जो वोटिंग होती है उसमें क्या कुछ देखने को मिली हैं तस्वीरें? चलिए हमारे साथ बता दें यहाँ पे जी जो क्षेत्र आज यहाँ इलेक्शन हो रहा है, पिछली बार यहाँ पे 73% वोट थे
टोटल जो वोट था ज़बरदस्त टर्नआउट था, तो इसलिए ये क्षेत्र जाना ही जाता है हाई टर्नआउट के लिए। और मुझे लगता है जो अभी तक 1 घंटे में 7.5% के आसपास है, अगर कॉमन लेंगे तो इसका मतलब है कि ये 73% से ऊपर जाएगा और ये मैसिव टर्नआउट का इंडिकेशन है। चलिए, तो इस मैसिव टर्नआउट को किस तरह से समझें, उसका भी इंटरप्रिटेशन सबका अलग अलग होता है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अहमदाबाद के रानिप बूथ केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। और प्रधानमंत्री का ये पोलिंग बूथ है, तो उसको लेकर कैसे सुरक्षा के इंतजाम हैं, इस पोलिंग स्टेशन से पूर्व पटेल की ये रिपोर्ट देखिए। गुजरात में दूसरे चरण का चुनाव शुरू हो चुका है। लोग वोट डालने के लिए आज पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम अहमदाबाद में हैं, जहां पर कई सारे वीवीआईपी वोटर्स जो आएंगे, जिसमें से सबसे खास हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अहमदाबाद के रानीप का ये वही स्कूल है जहां पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने के लिए आएंगे। आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के बहुत ही पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। यहाँ पर इस बार सुरक्षा को लेकर बहुत ही सख्ती बरती जा रही है, क्योंकि ये जो मैं आपको गेट दिखा रहा हूँ, ये जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना वोट डालकर नहीं चले जाएंगे, तब तक आम लोगों के लिए यहाँ पर वोट डालने के लिए आम लोगों को नहीं जाने दिया जाएगा। दूसरा गेट बनाया गया है, वहाँ पर आम लोग यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। आप देख सकते हैं कि कई सारी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर मौजूद है। गुजरात पुलिस के जवान है, क्राइम ब्रांच है, ATS के लोग हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर वोट डालने आएंगे। साथ साथ आज अहमदाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ LK आडवाणी, अरुण जेटली और अमित शाह भी अहमदाबाद में अपना वोट डालेंगे। खास तौर पर आज प्रधानमंत्री ने सवेरे ही गुजरात की जनता को अपील की है कि लोकशाही के इस त्यौहार में आप ज़्यादा से ज़्यादा वोट कीजिए। अहमदाबाद से हेतल खत्री के साथ पूराव पटेल, न्यूज़ नेशन। तमाम दिग्गज आज वोट डालने के लिए पहुंच रहे। नितिन पटेल भी वोट डालने के लिए पहुंचे। तस्वीरें हम आप तक पहुंचाते हैं और कुछ कह रहे हैं इस वक्त। शुभ शुरुआत हो तो भगवान आशीर्वाद थी આપણે આગળ વધતા હોઈએ છીએ। એ જ પ્રમાણે મારા કડીના મારા મોહલ્લાના સદીઓ જૂના યમતેશ્વર મહાદેવમાં આજે મેં દર્શન કર્યા છે અને ભગવાનના માતાજીના આશીર્વાદ મેળવ્યા છે। ગુજરાતનો વિકાસ થાય, ગુજરાતની પ્રગતિ થાય, ગુજરાતમાં સુખ શાંતિ સમૃદ્ધિ રહે, ગુજરાતમાં ભારતીય જનતા પક્ષની સરકાર બને, એ માટે અને વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં મારો વિજય થાય, એ માટે મેં ભગવાન માતાજીના आशीर्वाद मिल गया है। सर हिंदी में तो डिप्टी CM नितिन पटेल यहाँ पर कहते हुए कि उन्हें भगवान का आशीर्वाद चाहिए, जनता का आशीर्वाद चाहिए, और वो पहले ही ऐलान कर चुके थे कि वो मेहसाणा सीट से चुनाव लड़ेंगे और सबसे क्रूशियल जगह से एक तरह से कहा जाए तो चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा आंच पाटीदार आंदोलन की इसी इलाके ने झेली है और नीवा भाई पटेल से उनका यहाँ पर मुकाबला है कांग्रेस, तो कांटेदार टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी बने हुए हैं दाहोद से नीरज श्रीवास्तव। नीरज, वहाँ पर क्या तस्वीरें अब तक आपको देखने को मिली हैं? अक्षय, देखिए दाहोद की अगर हम बात करें तो मतदान की जो गति है वो थोड़ी धीमी है। लोग अभी घरों से निकल रहे हैं, वोटिंग सेंटर्स तक लगातार आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह की कतारें हम दूसरे सेंटर्स पर देख रहे हैं वो नज़ारा यहाँ नहीं है। लेकिन हम आपको बता दें कि चूँकि दाहोद के जो आधे से ज़्यादा सेंटर्स हैं, पोलिंग स्टेशन हैं, वो क्रिटिकल है, लिहाजा सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं वो बेहद तगड़े हैं। गुजरात पुलिस के अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस को यहाँ डिप्लॉय किया गया है, ITBP फोर्स जो है वो यहाँ तैनात है, और इसीलिए यहाँ जो है ज़्यादा जोर इलेक्शन कमीशन का सुचारू ढंग से मतदान कराने पर है। हालांकि लोगों की भीड़ की यदि हम बात करें तो अभी लोग उस तादाद में नहीं पोलिंग सेंटर्स पर पहुंचे हैं जैसे कि कुछ अर्बन इलाकों में हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन लोग लगातार आ रहे हैं, पोलिंग हो रही है। और अभी तक जो शुरुआती मतदान के अभी तक जो शुरुआती आंकड़े हमें मिले हैं डिस्ट्रिक्ट के, वो करीब 6% है। तो इस तरह से वोटिंग शुरू हुई है। चलिए, तो आदिवासी बहुल इलाका है और इन वोटरों को साधने की सभी ने कोशिश पुरजोर तरीके से की है, तो वहां पर अब वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है। वडोदरा में इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास जुड़ गए हैं। विकास, वडोदरा के लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक अलग नाता है। लोकसभा चुनावों में भी उन्होंने वहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया था, हालांकि बाद में बनारस की सीट रखी। तो वहां पर जो तमाम नाराजगी, तमाम मुद्दे, एंटी इनकम्बेंसी पर मोदी जी से प्यार आपको क्या भारी पड़ता हुआ जनता के बीच जब आप गए लग रहा था?
फिनाज, इत्तेफाक से मैंने आपसे थोड़ी देर पहले यहाँ की सांसद रंजन भट्ट से बात की। ये वही सांसद हैं जब मोदी ने ये सीट छोड़कर बनारस की सीट रिटेन की थी, उसके बाद जो चुनाव हुए तो जीत कर आई थी। उनसे मेरी बात हुई और वो अपने जीत को लेकर पूरी आश्वस्त नज़र आ रही थी। उन्होंने बड़े ही भावनात्मक अंदाज में मुझे एक बात कही और वो ये कि ये वडोदरा पीएम मोदी का है और यहाँ बीजेपी को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। तो इस किस्म का दावा उन्होंने किया। हालांकि मैंने उनसे ये सवाल ज़रूर किए कि हालिया गुजरात की राजनीति में जो फैक्टर्स ऐड हुए हैं, जैसे पटीदार आंदोलन हो गया, जीएसटी और नोटबंदी को लेकर लोगों की नाराजगी, ये कितना असर छोड़ेंगी गुजरात के नतीजों पर और खासकर वडोदरा पर। तो उनका साफ ये कहना था कि इन चीज़ों का कोई असर होता नहीं दिख रहा है। जीएसटी नोटबंदी से वडोदरा की जनता बिल्कुल नाराज नहीं है, ये उनके पीएम मोदी का लिया हुआ फैसला था और इसलिए उसका स्वागत हुआ है। रही बात पाटीदार आंदोलन की, तो जितने पाटीदार हार्दिक पटेल के साथ खड़े हैं उससे कहीं ज़्यादा पाटीदार जो हैं वो बीजेपी के साथ खड़े होने का दावा रंजन भट्ट कर रही थी। तो जिस तरीके से यहाँ पर पूरा मोदी में माहौल दिख रहा है मुझे, चलिए दावे तो हर कोई जीत के ही करता है और बड़े करता है, लेकिन दावों के ऊपर जनता कितनी मोहर लगाती है ये अब ईवीएम में बंद हो रहा है। तो गुजरात की तस्वीर हम लगातार आपको पहुंचा रहे हैं। 14 जिलों की 93 सीटों पर सुबह 8 बजे से वोटिंग जारी है और 7% तक मतदान 1 घंटे के भीतर दर्ज किया गया था, जो कि अच्छे संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हमारे सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अभिलाष सर, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि 20 साल की अगर तस्वीर हम देखें तो बीजेपी के लिहाज से 20 साल में सबसे बड़ी चुनौती इस दफे देखने को मिल रही है। निश्चित रूप से, और अभी आज जहां पर चुनाव हो रहे हैं उसके बारे में मेहसाणा के मामले में काफ़ी बात हो रही है और आरक्षण के बारे में बात हो रही है। तो आपको याद होगा कि अगस्त 2015 में जो गोली चालन हुआ और जिसमें पटेल समुदाय के 10-12 लड़के मारे गए थे, उसके कारण जो नाराजगी उत्पन्न हुई है, उसी के चलते आज ये पटेल लीडरशिप बीजेपी के खिलाफ ऊपर खड़ी हुई है। और उस समय आपको याद हो कि आनंदीबेन पटेल की जो लीडरशिप थी, मुख्यमंत्री थी वो, उसको लोगों ने चैलेंज किया था कि ये इस पटेल आंदोलन को काबू नहीं कर पा रही है और दिल्ली से शायद किसी दूसरे नेता को भेजा जाएगा और आगे चल के फिर आनंदीबेन हटके। तो मूल मुद्दा ये है कि आज जहाँ पर चुनाव हो रहे हैं वहीं पर आरक्षण का बहुत बड़ा मुद्दा गरमाया था और वहीं से ये सब पलट गया पिछले 2 साल में। और गुजरात का जो राजनीतिक चित्र है या सोशल चित्र, जो सोशल जो कॉन्टेक्स्ट है, वो बदला है ये पिछले 2-2.5 सालों में ही, जिसके कारण ही ये यूथ लीडरशिप का अपराइजिंग हुआ है। चलिए, और इस वक्त एक तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा दें कि भरत सिंह सोलंकी यहाँ पर अपना वोट कास्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम दिग्गज एक एक कर जाए, बीजेपी से हो, कांग्रेस से हो, तमाम दिग्गज अपने मताधिकार का यहाँ पर इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों से भी अपील कर रहे हैं, बड़ी संख्या में वो वोट डालने के लिए पहुंचे। इनके सिंह जी, यहाँ पर अभी एक बयान में सोशल मीडिया पर पढ़ रही थी कि शंकर सिंह वाघेला कह रहे हैं कि राहुल अच्छे इंसान हैं, जो काम अभी उन्होंने शुरू किया है 1 महीना पहले, वो उन्हें 6 महीना पहले कर देना चाहिए था। तो कांग्रेस दुरुस्त इच्छा से आती है लेकिन देर से आती है। वाघेला का बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और खासकर चुनाव को लेकर तो रहा ही है। बिल्कुल सही बात कही है। आज कांग्रेस में अगर एक कोई कमजोर कड़ी है तो वो है कैडर नामोदार गुजरात में, और देश भर में भी अगर आप देखें तो जो कैडर बचा कुचा भी था उसमें हतोत्साहित था वो, इसलिए कि राहुल गांधी एक रिलक्टेंट पॉलिटिशियन थे, बड़े अन्यमनस्क रूप से वो राजनीति में थे और जयपुर में उन्होंने ये कहा भी था कि मैं पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा, आपको याद होगा जी। तो इसका सीधा मतलब है कि राहुल गांधी 6 महीना पहले शुरू हुआ तो आज स्ट्रॉन्ग कैडर स्ट्रक्चर, और अगर पहले से ये कोशिश देखने को मिलती तो शायद कांग्रेस आज ज्यादा मजबूत होती।